जहन प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा कर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम आपके साथ में ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और निःशुल्क व फ्री में प्रोवाइड भी करवा रहे हैं, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है, वहाँ पे विजिट कीजिएगा, ज्वाइन कर ले टेलीग्राम को और वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इस सब के अलावा हमने आपके साथ में दृष्टि आईएएस की भी टेस्ट सीरीज चर्चा का बिंदु बनाई और आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई। वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेंगे, वो सारे टेस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको मालूम है कि डियर, जो यूपी पीसीएस का पेपर होता है जीएस पेपर नंबर, उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट व करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लासेस में हमने ये टेस्ट लिया है आपका पीटी टेस्ट 1, जो कि आपका बाइलैंग्वेज होगा और 2025 को टारगेट करते हुए होगा। इसका डियर ऑलरेडी एक पार्ट हमने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। जी हाँ, एक पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज की क्लासेस में ये इसका अंतिम और सेकेंड लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, इसको आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे। इस क्लासेस के अपने कुछ रूल हैं डियर। आप एक पेन पेंसिल लेकर के बैठें और एक 4A साइज का पेपर ले लें और पेन ले लें, और आपको स्वयं वीडियो को पोस्ट करके आपको ये टाइम दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करें। आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो हिंदी में। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि 31 तक हमने आपके साथ में चीज़ें ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर ली थी। ठीक है, चलिए तो 31 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स वीडियो को पोस्ट करके आप करेक्ट आंसर देंगे। ये स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहे हैं। ओके, चलिए, आई होप कि आपने इसका आंसर दिया होगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है। आई होप कि मैंने इसको जूम फुल कर दिया है, मतलब कि ठीक ठाक जूम कर दिया। अब आपको क्वेश्चन भी विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर आपसे कमेंट्स में पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। जैसे ईरानी दल है, तुरानी दल है, हिंदुस्तानी दल है और सुन्नी मत है। ये आपको बताना है डियर। इसके बारे में बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, अगर हम बात कर लें ईरानी दल की, तो इसके जो नेता रहे हैं वो हैं जुल्फ़िकार खां, तो ये बात सही हो जाएगी। तुरानी दल की बात कर लें, जो चिकन लिच जो खां थे, ये इसके नेता रहे हैं। हिंदुस्तानी दल की बात कर लें, सैयद बंधु रहे हैं। और सुन्नी मत की बात कर लें तो तुरानी अफ़गानी रहे हैं। तो यहाँ पर ये चारों सीक्वेंस में एकदम सही आपके सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, मतलब कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का आज की क्लास के पहला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 32 नंबर। देखिएगा, क्वेश्चन की बात कर लें, निम्नलिखित राज्यों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डियर एस्पिरेंट्स, ऑलरेडी पहले से आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं आपसे बंगाल, रुहेलखंड, अवध और हैदराबाद। डियर एस्पिरेंट्स, सबसे पहले बात कर लें बंगाल। बंगाल कब बना था? बंगाल आप देखोगे मुर्शीद कुली खां ने 1713 में इसको बनाया था। कब बनाया था? 1713 में मुर्शीद कुली खां ने इसको बनाया था, तो ये 1713 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें रुहेलखंड, जो कि बीर दाऊद और मोहम्मद खां, अली मोहम्मद खां ने 1714 में इसको बनाया था, 1714 में। उसके बाद में आता है आपका अवध, जो कि सादत खान बुरहान उल मुल्क के द्वारा इसको बनाया गया था, सादत खान ने शोरी, और ये 1739 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1739 में बना था। हैदराबाद ये स्वतंत्रता के पश्चात, हालांकि ये भी उसी समय बना था जो आपका चिनकिलिच खां था, हैदराबाद का निज़ाम था, नवाब था, 1724 में इसको बनाया गया था। हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले 1713, फिर 1714, फिर 1724 और 1739। तो 1, 2, 4, 3 ये होगा। 1, 2, 4, 3 कहीं पर है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में आपका मिल जाएगा 1, 2, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों जोरावर और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया था? अब देखो, जो जोरावर थे, फतेह सिंह थे और बाबा वरी थे, तो इसमें 3 थे। ठीक है,
अब इनको 2 को चुनाया गया था, ये 2 थे, ठीक है, जो कि इसमें थे, लेकिन 3 इनके पुत्र हुआ करते थे। तो कहाँ पर था ये जो सिचुएशन है, ये था आपका आनंदपुर का। जब द्वितीय युद्ध हुआ था डियर, तो वहाँ पर गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को बंदी बना लिया गया था और बंदी बना करके उनको दीवार में चुनवा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आनंदपुर का सेकेंड जो वार था, द्वितीय युद्ध था, वो इसके लिए जाना जाता है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 34 नंबर। प्रथम अलंग मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो डियर, आपसे मराठा युद्धों के बारे में पूछा जा रहा है। आपको याद होगा मराठाओं के बीच में युद्ध हुए, कई ऐसी संधियां हुई, जिसमें सूरत की संधि 1775 में राघोवा और मुंबई सरकार के मध्य हुई थी। देखो अगर हम बात कर लें इस पहले स्टेटमेंट की, तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि राघोवा और मुंबई की सरकार के मध्य ये जो सूरत की संधि है 1775 में हुई थी, तो बात सही है। पुरंदर की संधि 1776 में वॉरेन हैस्टिंग्स और पूना सरकार के मध्य गठित हुई थी। हाँ, ये भी बात सही हो जाएगी, यहाँ पर भी सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा है कि बड़गांव की संधि 1782 में अंग्रेजों व मराठों के मध्य हुई थी। तो डियर यही आपका क्या हो जाएगा, जो बड़गांव की संधि है, अगर हम देखें तो ये संधि 1782 में नहीं हुई थी। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, ये 1779 में हुई थी, ठीक है, 1779 में ये हुई थी। और 1782 में जो संधि हुई थी उसको हम कहते हैं सलवाई की संधि। क्या कहते हैं डियर? सलवाई की संधि हम इसको कहते हैं। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है थर्ड आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। बताइएगा वीडियो को पॉज करके 35 नंबर का राइट आंसर क्या है। चलिए, आपने इसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी कमेंट्स में दिया होगा। वैश्विक परिदृश्य में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को क्रमिक रूप से सर्वप्रथम किसने निरूपित किया? तो ये आपको बताना है किसने सबसे पहले इसको निरूपित करने का प्रयास किया था। देखिए, अगर हम बात कर लें तो कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विकास के चरणबद्ध तरीके से विश्लेषण किए, जिसमें पूंजीवाद आया, औद्योगिक पूंजीवाद आया, वित्तीय पूंजीवाद आया। तो ये विश्लेषण आप भारतीय इतिहास में इस चीज़ को देखते हो, तो इसमें कार्ल मार्क्स आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक समाजशास्त्री हैं ये कार्ल मार्क्स। सोशोलॉजी अगर आपका विषय है तो आप उसमें पढ़ते हो कार्ल मार्क्स के बारे में। 36 नंबर का क्वेश्चन की बात कर लें। ये कह रहे हैं आपसे भू राजस्व से संबंधित समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। अब देखो, जो भू राजस्व से रिलेटेड कमेटियां बनी, उन कमेटियों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जैसे अमीनी समिति जो 1778 में बनी थी, ये भू राजस्व प्रणाली और अकाल से संबंधित हुआ करती थी। ये बात सही है डियर, पहला इसमें एकदम आपका सही हो जाएगा। दूसरे की बात कर लें, फ्लाउंड समिति जो 1740 में बटाईदारों को 1/3 उपज देने की अनुशंसा की गई। देखो अगर हम बात कर लें, क्योंकि ये जो फ्लाउड आयोग ने बटाईदारों की हिस्सेदारी को 2/3 निश्चित किया था, और बंगाल में तेवांगा आंदोलन को प्रेरणा भी मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है, अगर हम बात कर लें तो दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि फ्लाउड समिति 1740 में, ठीक है, ये बनी थी, और यहाँ पर बटाईदारों को 1/3 उपज देने की अनुशंसा की गई, ठीक है, हिस्सेदारी थी उनकी। निमेर समिति 1736 का संबंध केंद्र व राज्य के वित्त संबंधों से था। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है डियर, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पुस्तक है और लेखक हैं इसमें, ठीक है। जैसे ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया, ये आपको बताना है। असवाब ए बगावत ए हिंद, ये आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई थी। पीजेंट एंड द राज किसके द्वारा लिखी गई थी। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये भी आपको बताना है, और सही सुमेलित बताना है इसमें कितने। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो डियर, अगर हम बात कर लें यहाँ पे जो आपका ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया है, ये JW के द्वारा इसको लिखा गया था, तो पहला सही सुमेलित है। दूसरा है असबाब ए बगावत ए हिंद, जो है सैयद अहमद खान की है, तो ये भी बात सही है। पीजेंट एंड द राज, ये एरिक
स्टोकस के द्वारा इसको लिखा गया है, तो ये भी सही है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स की है, तो चौथा भी यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब कहने की बात यह है, यहाँ पर सभी आपके सही सुमेलित हो जाएंगे डियर। क्या हो जाएंगे? सभी सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि सभी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करना है। क्वेश्चन है, राजाराम मोहन राय को किस पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का विरोध करने के लिए जाना जाता है? अब देखिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट्स इस क्लासेस को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आप कमेंट्स में दें डियर। ठीक है, इसका राइट आंसर आप कमेंट्स में दें, कमेंट्स करें। इस पत्रिका के बारे में आवश्यक रूप से आप बताएं, आवश्यक रूप से कमेंट्स अपना दें। मिराद उल अखबार है, संवाद कौमुदी है, या कलकत्ता गजट है, या तुहफ़ात उल मुआवद्दीनी है? बताइएगा। 38 का राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इंग्लिश मीडियम, वीडियो को पोस्ट करके आप भी इसका राइट आंसर दें। ये लीजिएगा, सभी स्टूडेंट्स का, सभी प्यारे बच्चों का, सभी विद्यार्थीगण का हम बेसिकली ध्यान रखेंगे इस चीज़ को लेकर के। 46 नंबर का आंसर दें, 45 का दें, 44 का दें, 43, 43 अरेंज करना है। 42 नंबर का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट जो है 39 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है डियर। यहाँ पे सूची है और यहाँ पर सूची 1 है। संविधान सभा की पहली बैठक की बात कर लें तो पहली बैठक जो हुई थी, इसकी बात अगर हम कर लें तो ये कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक, ये आपको बताना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान लागू होना और संविधान का अंगीकरण कब हुआ था? चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, जो संविधान सभा की अगर हम बात कर ले, संविधान को जो लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को संविधान आपका देश में लागू हुआ। संविधान का अंगीकरण जो हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकरण हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 4। वहीं अगर हम बात कर लें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, तो ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। वहीं संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ये कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को हुई थी, परंतु डियर मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़ ये है, क्योंकि 3 दिसंबर है एक्चुअल में, याद करना, या फिर 9 दिसंबर 1946 है या 3 दिसंबर, तो 9 दिसंबर 1946 है ये डियर, जो पहली हुई थी, है ना। 3 दिसंबर नहीं है, 9 दिसंबर है, तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा। तो सीक्वेंस में वही होगा 1 2 3 4, जहाँ पर भी होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर है आपका 40। युगों पर विचार करना है। जैसे यहाँ पर होज विद्रोह है, खैरवार आंदोलन है, खोड़ विद्रोह है, कूका आंदोलन है, ये आपको बताना है। इसमें कौन से सुमेलित हैं ये भी आपको बताना है। देखिए एक एक करके बात करें। अगर हम बात कर लें डियर, यहाँ पे जो पहला है होज विद्रोह, तो होज विद्रोह किससे संबंधित है? बिहार से रिलेटेड है। ऑफकोर्स ये बात आपकी सही हो जाएगी, ये बिहार से ही आपका संबंधित है। खैरवार जो आंदोलन है झारखंड से रिलेटेड है, और खोड़ विद्रोह जो है ये ओडिशा से रिलेटेड है। कूका आंदोलन पश्चिम, जो आपका पश्चिमी पंजाब वाला रीजन है, उससे सुमेलित है। कितने सुमेलित हैं? तो सभी सुमेलित हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आयोग दे के रखे हैं और वर्ष है किससे संबंधित है, कौन कौन सा कैसे। अब देखो डियर, ये जो आयोग है, जैसे सैंडलर आयोग है, हंटर आयोग है, राधा कृष्ण आयोग है, कोठारी आयोग है, ये क्यों बनाए गए? इसका रीज़न क्या था? कुछ इसमें कृषि से, कुछ इसमें एजुकेशन से रिलेटेड आपके आयोग है, जैसे सैंडलर कमीशन। सैंडलर जो आयोग है ये आपका आता है 1919 के मध्य ये आता है। तो इसका जो हो जाएगा, मतलब कि ए का जो राइट आंसर होगा, ए का जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हंटर आयोग की अगर हम बात कर लें तो ये 1882 से 1883 के बीच में आता है, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसका पहला हो जाएगा। राधा कृष्ण आयोग की अगर हम बात कर लें डियर, तो राधा कृष्ण आयोग 1948 से 49 के मध्य आता है, तो इसका 3 हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें कोठारी आयोग जो बना ये 1964-66 के समय बना, तो इसका 4 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 इसका राइट आंसर होगा डियर। 2 1 3 4 जहाँ पर भी आपको मिले 2 1 3 4, तो
2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन है आपका अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो डियर, ऐसा जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसका रीज़न क्या जानते हो? रीज़न ये है कि ये जो अभियान हुए इनका डेट हमें पता होना चाहिए। तो आइए उसी डेट से हम चलते हैं। सबसे पहले है गुजरात अभियान। तो गुजरात जो अभियान होता है अलाउद्दीन खिलजी का, ये 1299 में डियर गठित होता है। उसके बाद में रणथंबोर अभियान करता है और ये 1301 में रणथंबोर अभियान आपका करता है। चित्तौड़ पर जब विजय प्राप्त करता है, अगर हम इसकी बात कर लें, ये 1303 में करता है। ठीक है, दृष्टि में भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया। और दक्षिण भारत का जो अभियान इसने किया था ये 1306 से 1311 में किया था। 1306 से 1311 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर, वन सेकेंड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1306 से 1311। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सीक्वेंस में आप लगा लो, तो सीक्वेंस में लगाओगे 1, 2, 3, 4, मतलब कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर का। क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। देखिए, ये कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं का जजिया कर माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि यह इस्लाम की परंपरा है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सुल्तान से जुड़ा हुआ है? अब देखो, अगर हम बात कर लें, आपसे पूछेगा बलबन, तो बलबन तो होगा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ये भी नहीं होगा। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का ये कथन है डियर, जिसने कहा था कि मैं हिंदुओं का जजिया कर माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि ये इस्लाम परंपरा के विपरीत है, इस्लाम परंपरा के विरुद्ध है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। और फिरोज शाह तुगलक एक तरीके से मैं कहूँगा इस्लामी था और धार्मिक रूप से कट्टर मुसलमान के रूप में इसको जाना जाता है, एकदम कट्टर था। ठीक है, चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसका राइट आंसर देना है। कालक्रम में आपको बताना है डियर कि कैसे किस तरीके से इसके कालक्रम में आपको सुमेलित करना है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात कर लें, यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका संगम वंश। जो संगम वंश है डियर, ये जो संगम वंश है, इसकी बात कर लें तो हरिहर बुक्का के द्वारा ये 1336 से 1485 तक आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं सालूब वंश की बात कर लें तो ये नरसिंह सालूब के द्वारा, सालूब वंश जो है नरसिंह सालूब के द्वारा, ये 1485 से 1485 से आप देखोगे 1505 तक मिलता है। तुलुप वंश वीर नरसिंह के द्वारा है और ये तुलुप जो वंश है ये 1505 से 1570 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में आता है आपका आरवीडू वंश। आरवीडू वंश जो है ये राम राय के द्वारा था और ये 1570 से ये 1672 तक के क्षेत्र में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस सीक्वेंस से आप लगा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 45। विचार करना है और सही आपको बताना है। हरिसेन समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। इलाहाबाद की प्रयाग प्रस्थ की रचना हरिसेन ने की थी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर, अगर हम बात कर लें, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये भी सही है, दूसरा भी सही है कि हरिसेन जो था ये समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि हुआ करता। और इलाहाबाद की जो प्रयाग प्रस्थ एक शिलालेख है, जो आप देखोगे उसकी जो रचना करी है वो इसी ने की थी। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 46 नंबर। उत्तर प्रदेश में ज़मींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ। अब देखो, जो ज़मींदारी उन्मूलन कानून था, इसको जो लागू करने का श्रेय दिया गया, ये 1 जुलाई 1952 से भारत देश के अंदर शामिल हुआ और इसने उन्मुख किया। ठीक है, हालांकि ये कानून जो था 1950 में बना, लेकिन 1 जुलाई 1952 से इसको लागू किया गया और इसने भूमि का समतापूर्ण वितरण करने से संबंधित ये कानून था, जिसके चलते प्रत्येक व्यक्ति की भूमि धारण क्षमता को सीमित किया गया था। तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है आपका 47 नंबर। यहाँ पर अभिकथन दे के रखा है और इसका कारण भी आपको दे के रखा है। जैसे
भारत का महान्यायवादी न तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और न ही वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। क्या बात ये वाली आपकी सही हो जाएगी? बताइएगा प्यारे, क्या बात आपकी ये राइट है? चलिए, बात तो एकदम सही हो जाएगी। ये बात सही है कि संविधान का आर्टिकल जब आप पढ़ते हैं 76, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट्स को पढ़ते हैं कि भारत का एक क्या होगा, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होगा। वन सेकेंड। कारण है इसका, उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ये बात भी एकदम सही है कि उसको सारे वेतन भत्ते मिलते हैं एक सांसद की तरह, लेकिन उसका जो वेतन है, उसका जो भत्ता है, वो प्रेसिडेंट्स के द्वारा ही डिसाइड होता है डियर। तो देखो, यहाँ पर अभी कथन सही है, वहाँ पर महान्यायवादी ना तो सरकार का, उसके बारे में बताया है ना, उसके बारे में बताया, इसमें ये नहीं बताया है क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है। यहाँ पर उसकी एक और विशेषता बता दी कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वह एक संसद का सदस्य की तरह सभी वेतन भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त करता है, लेकिन क्यों प्राप्त करता है, क्या उसका रीज़न है, वो उसके बारे में नहीं बताया। तो बात तो दोनों सही है, लेकिन आप देखोगे कारण जो है, मतलब कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बट दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। इसका राइट आंसर हम चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, जो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम उन्होंने दिया है और देते रहे हैं, ठीक है, और दे रहेंगे, और इन फ्यूचर वो 26 में भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति के संबंध में सत्य नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये कुछ ऐसी कमेटियाँ होती हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद को कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। इसे स्थायी मितव्ययी मतलब समिति भी इसको कहते हैं, मतलब कि ये स्टेबल प्रकृति की होती है, ऐसा ये बता रहे हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 48 है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है प्यारे। इट इज़ क्लियर है ना? चलिए, सही नहीं बताना आपको। 49 में पूछा है अभिकथन और कारण, आइए एक एक करके बात करते हैं। अभिकथन है आपका IUCAN की रेड डाटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन्य जीव खतरनाक स्तर पर है जिसका संरक्षण आवश्यक है। ऑफकोर्स ये बात सही है, IUCAN बनाई इसलिए ताकि वो विश्व भर के परिस्थिति तंत्र का क्या कर सके, मूल्यांकन कर सके, बता सके, स्पीसीज के बारे में भी वो बता सके। जैसा कि आपको मालूम है कल 12 अगस्त था, जो कि विश्व एलिफेंट्स संरक्षण दिवस था, विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया गया, तो वहाँ पर भी आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। कारण है कि आर है कि मानव की जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। अब डियर देखो जरा यहाँ पर, इसका कारण एक ये नहीं है कि वन्यजीव खतरनाक स्तर पर हैं और जिनका संरक्षण आवश्यक है। अब इसका कारण ये नहीं है कि मानव की जनसंख्या, ऐसा थोड़ा ही नहीं है मानव की जनसंख्या नहीं सब कुछ हो गया ऐसा, और अनियंत्रित वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, ये इसका कारण नहीं है। बात दोनों सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभिकथन भी सही है और आपका कारण भी सही, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं करता है, ये बात आपकी सही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 49 का। चलिए प्यारे, 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका 50, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। अब देखो घटता क्रम के बारे में आपसे पूछा गया, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई होती है प्यारे, वो सबसे ज़्यादा आप देखोगे नलकूपों के द्वारा होती है। किसके द्वारा? नलकूप के द्वारा। उसके बाद में आती है नहर के, फिर तालाब और कुओं के, फिर अन्य साधन आते हैं। तो यहाँ पर नलकूप की अगर हम बात कर लें तो इसका प्यारे राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन डियर यहाँ पर कितने परसेंट है, तो आप देखोगे नलकूपों से 79% भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ खासतौर पर सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 51, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में
मौर्यकालीन व्यवस्था मतलब कि कर नीति की जानकारी मिलती है। तो बताओ किस में टैक्सेशन के बारे में अशोक के किस अभिलेख में ये बात को बताया गया है। तो अशोक का जो आपका रुक्मिणी देही जो अभिलेख है, अगर हम देखें मौर्य कालान में, तो यहाँ पर एक कर व्यवस्था नीति के बारे में जानकारी आपको मिलती है। रुक्मिणी देही अभिलेख नेपाल के तराइन क्षेत्र में आपको मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर प्यारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए डियर, क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। देखो यहाँ पर कह रहे हैं आपसे कि जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत के बारे में है और उसका अर्थ क्या है। जैसे बंधन है, आश्रव है, संबर है और उसके बाद में निरंजना। तो निरंजना की हम बात कर ले, संथारा है, संलेखन है, निरंजना है, तो ये सब क्या हैं, ये सब क्या होते हैं अगर हम देखें तो इसमें एक तरीके से जो भी जैनी होते हैं वो अपने प्राणों की आहुति देते हैं, मतलब कि अपने प्राणों को त्याग देते हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं डियर। देखो पहले में कह रहे हैं बंधन की बात कर लें तो कर्म का जीवन के साथ संयुक्त हो जाना। कर्म का क्या है, जो बंधन होता है ना, बंधना, तो कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना ही बंधन कहलाता है। तो यहाँ पर पहले का जो होगा वो 3 नंबर होगा। आश्रम की बात कर लें तो आश्रम में क्या होता है डियर, आश्रम में होता है कर्म का जीव की ओर प्रभाव, तो बी का हो जाएगा 2 नंबर। संबर की अगर हम बात कर लें तो संबर जब कर्म का वह प्रभाव जो जीव की ओर रुक जाए तो उसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। निरंजना में अपशिष्ट कर्मों का जल जाना, मतलब कि ख़त्म हो जाना, फिनिश्ड हो जाना, तो इसका 1 हो जाएगा। तो 3, 2, 4, 1 इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर है वो आप देखिएगा, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 1 है क्या, एक बार देख लेते हैं। 3, 2, 4, 3, 2, 4, हाँ 3, 2, 4, 1 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है आपका 53 नंबर डियर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक ऋग्वेदिक काल के संबंध में सत्य नहीं है। देखो ऋग्वेदिक काल आपने पढ़ा होगा, जिसको आप पढ़ते हैं 1500 से 1000 BCE, ठीक है, पढ़ते हैं कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया और सही नहीं पूछा गया, ये भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। तो ये कह रहे हैं राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था, सही बात है। इस काल में महिलाएं भी सभा एवं विधित में भाग लिया करती थी, खासतौर पर सभा समितियों में। राजा भूमि का स्वामित्व होता था, सी में कह रहे हैं। और डी में कह रहे हैं ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें पंचजन कहा गया। देखो यहाँ पर है सही नहीं है। अब यारा सी को देखो, राजा भूमि का स्वामी होता था, ऐसा नहीं है। राजा इस समय कहाँ से भूमि का स्वामी होगा डियर, भूमि पर तो किसी का भी अधिकार नहीं था ऋग्वेदिक काल में, है ना। सबसे बड़ा जो दान माना गया वो गऊ का, गाय का दान माना गया। पशु को बहुत ज़्यादा धन के रूप में देखा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। पालवंश के संस्थापक धर्मपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्मपाल हो, पालवंश के संस्थापक महिपाल हो, उसके बाद में आप देखोगे कई ऐसे पालवंश के संस्थापक रहे, तो उनके बारे में आपसे पूछा। देवपाल हो। गुजराती कवि सोडरल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। क्या ये बात सही है? ऑफकोर्स ये बात एकदम आपकी सही है। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है, तो ये बात भी आपका सही है। उसके जो लेख हैं उसमें डियर एस्पिरेंट्स अगर हम देखें तो धर्मपाल को परम सौगात कहा गया है, पालवंश में ये थे। धर्मपाल की राज आप देखोगे सभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। यहाँ पर हरिभद्र निवास करता था धर्मपाल के राजसभा में, तो यहाँ पर सभी सही है, मतलब कि तीनों बातें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे। आइए 55 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति को दर्शाता है। अब देखो तरलता जाल कब होगा, मतलब कि मार्केट के अंदर पैसा की पैसा भरमार हो जाएगी। जैसे बॉन्ड की कीमतों में गिरावट होगी तो बॉन्ड कोई लेगा नहीं, भाई गिरावट होगी तो कौन बॉन्ड ले रहा है ना, तो बिकेंगे भी कम, तो इससे बढ़ेगा। कम ब्याज दरें, ऑफकोर्स अगर आप लो इंटरेस्ट रेट पर पैसे देना शुरू कर दो तो मार्केट के अंदर लोग आपको मिल जाएंगे पैसे लेने वाले, ये भी सही है। उच्च बचत दरें, हाँ अगर आपकी हाई जो सेविंग वैल्यू है अगर वो होगी तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि वो इन फ्यूचर में क्या होगा, आपकी अर्थव्यवस्था में तरलता जाल को लाएगा ही लाएगा। तो सभी बातें आपकी सही हो जाएंगी, मतलब कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे। 55 नंबर देखिए 56।
कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा गया है कि कितने को भारतीय रिजर्व बैंक की देनदारियों के रूप में जाना जा सकता है। अब रिजर्व बैंक की कौन कौन सी देनदारियाँ, जैसे स्वर्ण भंडार है, जनता के पास जमा करेंसी नोट। देखो, अगर मान लीजिए जनता के पास में जमा करेंसी नोट अगर होते हैं तो वो किसकी भागीदारी है, तो उसकी है ना, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे स्वर्ण है ना, स्वर्ण है, स्वर्ण भंडार है, तो ये आता है। विदेशी मुद्रा भंडार है, क्या विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। सरकारी प्रतिभूतियों का बिल्कुल है, विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश है, बैंकों को ऋण देना, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बनाए गए आदि ऋण भी हो सकते हैं। तो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। ऑफकोर्स ये इसके अंतर्गत आता है। पहला, चौथा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आप देखोगे डियर, इसमें 2 सही है ना। ये वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान किए गए ऋण, ये इसमें नहीं आता है। जनता के पास करेंसी नोट, ये भी नहीं आता है। तो एक और जो 4 इसमें, तो 2 इसका राइट आंसर आएगा प्यारे, ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया आपसे जीडीपी, मैंने कई बार आपको यूपीएससी के टेस्ट सीरीज में भी, अगर आप देखो पीसीएस दे रहे हैं और आपने अगर यूपीएससी का जो 2025 का टेस्ट अगर आपने वो नहीं लगाया ना, तो मान लीजिए आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी, है ना। तो सकल घरेलू उत्पाद, जैसे एक वित्त वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर किया गया वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक बाजारिक मूल्य है, क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है डियर। तो यही आपसे पूछा गया है, बस और कुछ नहीं करना है। 57 का राइट आंसर बताइएगा। चलिए देखिए, 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, सी। वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, तो यही तो होता है, ठीक है, जीडीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकारी व्यय के संदर्भ में भीड़ प्रभाव, जिसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो क्राउडिंग जो आपका अगर मैं कहूँ आउट इफेक्ट है, वो क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसकी बात कर लें, इसका जो राइट आंसर होगा डियर 58 का, बताइएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सरकारी व्यय जिसके परिणाम स्वरूप निजी निवेश में वृद्धि हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 58। क्वेश्चन नंबर है आपका 59। हिमनद पर विचार करना है आपको, और यहाँ पर पूछा गया है कि कितने हिमनद चौखंबा पर्वत श्रृंखला से संबंधित हैं। अभी आपको बताना है चौखंबा पर्वत श्रृंखला से कितने सही सुमेलित हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें केवल क्या हो जाएगा, एक इसमें सही है डियर। अगर देखो हम बात कर लें पिंडारी ग्लेशियर के बारे में, पिंडारी ग्लेशियर एक उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में चोखवा पर्वत के पूर्व में स्थित है। यह चोखवा श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो पहला तो इसमें गलत है। सियाचिन हिमनद की अगर हम बात कर लें डियर, तो सियाचिन जो हिमनद है ये भी इससे कोई संबंध नहीं है सियाचिन का। गंगोत्री हिमनद की अगर हम बात कर लें डियर, तो गंगोत्री जो हिमनद है वो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में चोखावा पर्वत के पास स्थित है, और यहीं पर गंगोत्री ग्लेशियर गंगा नदी के स्रोत से के रूप में भी उसको जाना जाता है, और एक अंग के रूप में। तो चोखा खंबा चोटियों के करीब है, और इस प्रकार चोखा जो आप चोखंबा जो श्रृंखला है सीधे गंगोत्री ग्लेशियर से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर तीसरा एकदम आपका क्या है, सही है। जेमू हिमनद की बात कर दी जाए, तो जेमू हिमनद जो है जेमू ग्लेशियर में है, जो कंचनजंगा रेंज पर स्थित है, तो ये भी इससे बहुत दूर है ग्लेशियर गढ़वाल के क्षेत्र से। तो यहाँ पर चौथा भी आपका गलत है, तो केवल एक ही इसमें सही है डियर, ऑप्शन नंबर आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी के सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है। देखो इसके अंतर्गत अगर हम बात कर लें 5 आइज में आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड नहीं है इसमें डियर, सॉरी न्यूजीलैंड भी है, भारत इसमें नहीं है। जो 5 आइज है इसमें इंडिया की कोई भूमिका, या फिर मैं कहूँगा इंडिया इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा प्यारे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित घटनाक्रम में आपको बताना है, जैसे मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित करना, कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ करना, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाना, और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होना।
चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध होता है आपका सितंबर 1939 में। कब होता है? सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। उसके बाद अगर हम देखें, मुस्लिम लीग जो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है ना, तो ये मनाया गया था आपका दिसंबर 1939 में। कब था? दिसंबर 1939 में आ जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लें मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर जो अधिवेशन हुआ, ये मार्च 1940 में हुआ था। ठीक है ना? हाँ, लाहौर तो मार्च 1940। उसके बाद में आता है आपका कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये अक्टूबर 1940 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 1940 में ये हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 3 1 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है डियर। आइए देखिए, ये कह रहे हैं कि कथन है आपका 62 नंबर का क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल पारित किया गया था। मतलब कि ये जो बिल लाया गया था, ये आपका 1928 में ही ला दिया गया था, पब्लिक सेफ्टी बिल। दूसरे में कह रहे हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका उद्देश्य मजदूरों, किसानों और अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करना था। तो यहाँ पर ये अभिकथन भी सही है और कारण भी एकदम सही है और सही आपसे पूछा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों में से कौन सा एक कालानुक्रम अंतिम स्थान पर है? तो आपको बताना है इसमें सबसे लास्ट में कौन सा आएगा डियर। ठीक है, तो सबसे लास्ट में है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसमें सबसे लास्ट में। बाकी का हिंदू, विधवा पुनर्विवाह, दास प्रथा का निषेध, अगर हम देखें प्रतिषेध है, सती प्रथा का प्रतिषेध है। तो यहाँ पर एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो आपका है वो इसके तहत आता है और ये 1891 का। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर अभिकथन आपसे पूछा गया, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद के प्रति देवबंद आंदोलन में घृणा हुई थी। क्या ये बात सही है? बताइएगा, क्या ये एक बात सही है? तो बिल्कुल बात सही है। और कारण है क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सैयद अहमद ने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा बरतते हुए धर्मशास्त्रों को कोई नई परिभाषा का प्रयास नहीं किया। तो ये अभिकथन भी सही है, कारण भी ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। पैंसठ का मैं चाहता हूं आप इसका राइट आंसर दें, कमेंट्स में 65 का राइट आंसर दें प्यारे। चलिए 66, पृथ्वी पर एक ही स्थान पर रहने के लिए एक भू-स्थितिक उपग्रह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के ठीक ऊपर होना चाहिए? अगर आप पार्टिकुलरली एक स्थान की जांच कर रहे हैं और मल्टीपल टाइम उसकी निगरानी भी कर रहे हैं और उसके लिए आप कौन सा उपग्रह चाहिए, तो इसको हम कहते हैं खासतौर पर, अगर हम देखें ये जो सैटेलाइट है यहाँ पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ये जाती है डियर, जहाँ पर एक साइकिल के रूप में एक तरीके से सर्किल बनता है अर्थ का। तो ये जो हो जाएगा भूमध्य रेखीय। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर जो संचार की स्थिति है वो यहीं से होती रहती है। चलिए, रात के आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि, ऐसा देखो अब तारे वारे ये क्यों टिमटिमा रहे हैं ये तो ऑलरेडी आपको पता है। तारों का टिमटिमाना, तारों का एक तरीके से मैं कहूँगा वायुमंडल का अपवर्तन कोण के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? अपवर्तन कोण के कारण। तो इसमें है कहीं ऑप्शन नंबर अगर हम डी देखें, पृथ्वी के वायुमंडल की भिन्न परतों का अपवर्तनांक समय के साथ बदलता रहता है, जिसके कारण तारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर चर्चित शब्द हैं और संस्थाएं आपको देके रखी हैं, जैसे अवेरी टूल की बात कर लें तो ये किससे है?
प्रेरणा कार्यक्रम, ऑपरेशन अमृत और ई साक्षी ऐप। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो डियर, अगर हम बात कर लें यहाँ पर, जैसे आपका जो एक्सिस वॉच एंड रिज़र्व है, जो अवार्ड है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो दिया गया है, अगर हम बात कर लें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात यहाँ पर हो रही है। ये एक तरीके से अगर हम बात कर लें इसकी, 2011 में विश्वास 17 में, सॉरी ये कब था, 2017 में था, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको दिया गया था। तो पहला एकदम सही है। प्रेरणा कार्यक्रम की अगर हम बात कर लें तो ये खासतौर पर क्या है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया। तो ये एक तरीके से मैं कहूँगा कि कार्यक्रम को सभी प्रतिभागियों के लिए एक सार्थक अनूठा प्रेरक प्रदान करने की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर ये भी बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, है ना। ऑपरेशन अमृत जो है, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा इसको शुरू किया गया, ऐसा ये बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसा ये बोल रहे हैं। और ये ऑपरेशन अमृत भी चलाया गया जो एंटी माइक्रोवेल प्रतिरोध से निपटने के लिए है। ई साक्षी ऐप की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको, किसके द्वारा, MPLAD योजना, जिसे संसद सदस्य MPLADS कहते हैं, उसकी सिफारिशों को सशक्त करने और डिजाइन करने के लिए इसको किया गया था। तो यहाँ पर ऑपरेशन अमृत नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा है, क्या एक बार और देख लेते हैं। एंटी माइक्रोवेल के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया, है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो इसमें कितने सही पूछा है आपसे, इसमें 3 सही हैं, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कितने गलत आपके सुमेलित है, तो गलत जो है ये आपको देखने के लिए मिलता है, ये तो सही है, बाकी का ये गलत है। नाइक्रोट्रोल ब्यूरो आ जाएगा, ऑपरेशन इसमें आ जाएगा, तो ये भी आपका, तो ये जो दूसरा है, तीसरा है, ये गलत है, पहला एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, गलत पूछा है तो 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन होता है बार बार। भारतीय चाय बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड के संदर्भ में आपसे पूछा गया। यह भारतीय कॉफ़ी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में बढ़ावा देता है, मतलब कि ये प्रमोट भी करता है, लोगों को थोड़ा सजेस्ट भी करता है ना, अपनी वेबसाइट्स के माध्यम से भी इस बात को पहुंचाता है। बात सही है। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड की देखरेख कृषि मंत्रालय करता है। देखो डियर, यहाँ पर अगर हम दूसरे की बात कर लें, क्योंकि जो इसके उत्पादन की बात कर लें, वो गुणवत्ता और उत्पादकता, विपणन क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। बोर्ड कॉफ़ी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, नहीं, ये भी गलत है। CACP करता है, ना कि ये करते हैं। तो ये जो आपका है, इसमें केवल एक सही है डियर, ऑप्शन नंबर ए, बाकी के सब ऐसे गलत है। मतलब कथनों पर विचार करना है आपको और सही कथन बताना है। जैसे हरिरूद मुर्गव वेसिन केवल अफगानिस्तान में स्थित है, क्या ये बात सही है? अब देखो डियर, यहाँ पर जो एक शब्द को यूज किया गया है, केवल, ओनली शब्द, तो इसको पहले काट दो। हेलमंद नदी घाटी का ऐतिहासिक उल्लेख अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है। हाँ, ऑफकोर्स ये बात सही है, क्योंकि ये आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हरिवूद जो मुर्गाव बेसिन है, ये अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान में फैला है, और हेलमंद घाटी का उल्लेख अवेस्ता ग्रंथों में भी मिलता है। तो यहाँ पर दूसरा सही है, पहला गलत है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 71 नंबर। माउंट लेवोटोवी लाकी अब ये चर्चाओं में रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, कारण है कि रिंग ऑफ फायर महाद्वीपीय प्लेट के फैलाव से बनता है। यहाँ पर महाद्वीपीय और महासागर दोनों प्लेटें आपको देखने के लिए मिलती हैं डियर, ना कि एक ही प्लेट से आपको मिलेगा, है ना। तो इसकी अगर हम बात कर लें, देखो क्वेश्चन नंबर है आपका, कितना नंबर क्वेश्चन है, 71 है ना, हाँ 71 नंबर। तो पहला जो ऑप्शन है अगर हम देखें वो आपका सही है, दूसरा इसमें गलत है कि रिंग ऑफ फायर महासागरीय प्लेट के फैलाव से बना है, नहीं, महाद्वीपीय प्लेट वहाँ पर आई, टक्कर हुई, तब ये बना। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो सी है, ए सही है किंतु आर आपका गलत है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं।
एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। देखो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये आपको देखने के लिए मिलेगी और ये 7242 किलोमीटर लंबी है। हम्बोल्ट करंट एक गर्म महासागरीय जलधारा है। हम्बोल्ट करंट जो है ये आपकी एक ठंडी जलधारा है जो आप देखोगे साउथ अमेरिका के साउथ में चलती है, तो ये गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। एंडीज पर्वत श्रृंखला 7 देशों में फैली हुई है। अब देखो ये जो है ये 7 देशों में आपको ऑफकोर्स देखने के लिए मिलेगी, जिसमें अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पर जो है आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है। 1 और 3 इसका राइट है, मतलब कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे। चलिए क्वेश्चन है आपका, यदि ग्रीनलैंड की सारी बर्फ़ पिघल जाए तो वैश्विक समुद्र स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब ये थोड़ा बेतुका वाला सवाल ऐसा बना दिया, यदि ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, आपकी राय है। तो 7 आप देखोगे 4 मीटर इतनी वृद्धि होने का चांसेस रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 74, कौन सी झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। लेक सुपियर, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक इरी। अब देखो ये जो पूछा गया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बात की गई है, तो ये आपको बताना है 74 में। देखो इसमें लेक मिशिगन 5 झीलों में से एक है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर फैली हुई है, तो लेक जो आपकी मिशिगन है वो इसमें आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे, क्योंकि इसमें सिंचाई के बारे में बात की जा रही है, इसमें कई तरीके से आपको बताया जाएगा, लेक शिपिंग जो है ये वगैरह वगैरह। देखो ये कह रहे हैं 1993 से 2010 के बीच में पृथ्वी के घूर्ण द्रव में लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर हुए विचलन का मुख्य कारण क्या था। अब ऐसा क्यों हुआ जो देखने के लिए आपको मिला, तो इसमें अगर हम बात कर लें तो अध्ययन से मानवों के द्वारा वैज्ञानिकों ने इस बात को दिखाया कि अत्यधिक दोहन के कारण, जल के अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी के द्रव्यमान में वितरण को बदल दिया और जिससे घूर्ण ध्रुव और पूर्व की ओर खिसक गया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड रुकिएगा, ये माउस नहीं चल रहा है। वन सेकेंड, ओके ओके अभी चलेगा, 1 सेकेंड। वन सेकेंड रुकिएगा, पहले इसको हम ठीक कर लेते हैं, मतलब कि इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं रिलोड करके, फिर चीज़ें कंटिन्यूअसली आपकी चलती रहेंगी। अब देखिए 75 नंबर, 93 से 2010 के बीच पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव में लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर विचलन हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुए हैं, क्योंकि भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन आपको देखने के लिए मिला, इसलिए ऐसा आपका हो रहा है डियर, इसलिए क्या हो रहा है, ऐसा आपका हो रहा है। 1 सेकेंड, ओके 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 ओके, वन सेकेंड, हम इसको ठीक कर रहे हैं। 1 सेकेंड, यहाँ से रिफ्रेश हो जाएगा और ये रिलोड हो जाएगा, तो चीज़ें कंटिन्यूअसली चलेंगी।
1 सेकेंड, इतने आप पानी पी सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। ओके, ये प्रोसेस हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 76 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें प्यारे, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन के कारण ऐसा हो रहा है। यहाँ पर क्या है, 76 नंबर का क्वेश्चन है, महासागरीय धाराएं हैं और संबोधित रेगिस्तान है। जैसे वेगवेला की धारा है नामीबिया रेगिस्तान है, हम्बोल्ट की धारा अटाकामा डिजर्ट है, कैलिफोर्निया की धारा मोजाम्बे रेगिस्तान है। और पूछा गया आपसे सुमेलित कौन सा सही है ना, यही तो पूछा जा रहा है प्यारे। आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि सही सुमेलित। देखो वेगवेला की धारा है, ये भी सही है, नामीबिया के पठार के पास में आपको। हम्बोल्ट की धारा साउथ अमेरिका, ठीक है, अटाकामा डिजर्ट। और कैलिफोर्निया, ये तो आप सभी जानते ही हैं, ये मोजाम्बे की रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं प्यारे, आइए देखिए 77 नंबर का क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं आपसे विचार करो, उपयुक्त में से कौन से कारक पृथ्वी पर सूर्य ताप में भिन्नता का कारण बनते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे क्वेश्चन का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आपको क्या करना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, इसका राइट आंसर आप दें। आप में जिज्ञासा होनी चाहिए। जितने क्वेश्चन का मैं आपसे आंसर पूछता हूँ, आपका ये दायित्व बनता है कि आप इस चीज़ को दें आंसर को। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य की किरणों का झुकाव कोण और दिन की लंबाई, बताइएगा इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है। चलिए 78 नंबर, कौन सा सही सुमेलित है। जैसे भू आकृति दे के रखी है, संबंधित है। जो टर्न झील है ये नदी अपर्दन में, लैपिज है भूजल है, पेडी प्लेन है ग्लेशियर अपर्दन है, या पोर्ट होल्स है जो आपका वायु अपर्दन है। तो यहाँ पर आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा है डियर। देखो सही सुमेलित की बात कर लें तो यहाँ पर जो लेपीज होता है ये भूजल के रूप में इसको जाना जाता है, यही आपका सही सुमेलित है। बाकी के सब आपके गलत हैं डियर, ठीक है, बाकी के ये आपके गलत हैं। क्योंकि भूजल अपर्दन वाली भूमि आकृतियों से पुल, सिंक होल, लैपिस, चूना पत्थर के टूट फूट से आप देखोगे गुफाएं वगैरह बनती हैं। बाकी का आपका जो है ये सही सुमेलित नहीं है, ए, सी और डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि कौन सी नदियाँ पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं है। पूरब की ओर, पूरब किधर है इसको ज़रा समझो। पूरब की ओर मतलब कि इधर वे में बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती हैं, ऐसे ये पूरब कहते हैं। तो भरत पूजा है, शरावती है, स्वर्ण रेखा है और पलार है, नहीं है। ध्यान रखना पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं पूछा है आपसे, ना कि ये पूछा है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है भरत पूजा। भरत पूजा और एक नदी और आती है सरवती। ये जो सरवती और भरत पूजा है ये पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं हैं, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती हैं, पेनियार वाले क्षेत्र में चली जाती हैं। तो भरत पूजा और शबरावती, तो यहाँ पर पहला आ जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे पहला दूसरा, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा डियर। बाकी की स्वर्ण रेखा और जो पलार है ना, ये बंगाल की खाड़ी में ही जाके अपने जल को विसर्जित करती हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ को क्या है आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए और रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय नदियों और तदनुरूप राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। अब यहाँ पर जैसे लोहित है, चंबल है, नर्मदा है, तो आपको बताओ कौन सी वाली नदी पर बना हुआ है। जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पर सही सुमेलित पूछा ना, तो देखो लोहित की बात कर लें तो लोहित जैसे राजा जी है ना, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, तो देहरादून में हरिद्वार के पास में पौड़ी जिले में है, जहाँ गंगा नदी के पास में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात कर लें तो ये आपको मिलता है नर्मदा नदी पर। कहाँ, इसके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के ऊपरी भाग में स्थित है। और औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम के खासतौर पर
दारंग शोणित पूर्व जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी भाग में अवस्थित है, ये ध्यान में रखना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा इसमें सही है, बाकी का ये आपका गलत मिलान है। तो तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, केवल ओनली 3। चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर चाहते हैं कि आप इसका राइट आंसर कमेंट्स करें। देखिए क्वेश्चन विचार करना था और आपको बताना है कि चयन करें सही से। जैसे बाल्टिक सागर की उत्तरी सीमा नॉर्थ सी से किल नहर के माध्यम से जोड़ा गया है। WWF ने वर्ष 2030 तक बाल्टिक सागर के 10% क्षेत्र को स्ट्रेटेजिकली प्रोटेक्टेड क्षेत्र घोषित करने का लक्ष्य रखा है। नेवा, विस्तुला और ओडर ये तीनों नदियाँ बाल्टिक सागर में जाकर के जल गिराती हैं, विसर्जित करती हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। पूछा गया था सही का, तो सही तो तीनों हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी इसका राइट आंसर है सभी। क्वेश्चन है आपका 82 नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहे हैं आपसे। पूछा गया है कथनों पर विचार करो। जैसे आइस शेल्फ समुद्र की सतह पर तैरने वाले बर्फ के टुकड़े होते हैं जो मुख्य रूप से ग्लेशियर से टूटकर बने होते हैं। क्या ये बात सही है, बताइएगा, क्या ये बात सही है। तो आइस शेल्फ जो होते हैं ये समुद्र की सतह पर तैरते हैं, लेकिन यह भूमि से सागर तक फैला होता है, केवल ग्लेशियर से टूटा नहीं होता है। तो पहला गलत है, ये ध्यान रखना। आइसबर्ग जो होते हैं इनका निर्माण तब होता है जब आइस शेल्फ का ग्लेशियर से बड़ा टुकड़ा टूटकर समुद्र पर तैरने लगता है, इसको हम बोलते हैं आइसबर्ग। ठीक है, जब आप नॉर्थ में जाओगे कभी आर्कटिक रीजन में, वहाँ पर आपको मिलेंगे। अंटार्कटिका वाले रीजन में कभी आप जाओगे, जीवन में मौका मिला ऐसा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे। आइस शीट की बात कर लें तो इसका आकार लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, ये भी बात सही है। तो पहला ही इसमें गलत है, बाकी के दोनों आपके सही हैं। पहला गलत है और दूसरा तीसरा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है आपका 83। कुमाऊं हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब देखो कुमाऊं जो हिमालय कहाँ पर है, यह पश्चिम में सतलुज नदी से लेकर पूरब में काली नदी तक फैला हुआ है। पंचाचूली पर्वतमाला गोरी घाटी और सुदूर डूंगा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। यह क्षेत्र उच्च भूकंपीय और पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। पूछ रहा है आपसे कौन सा सही है यार, बताइएगा डियर। देखो अगर हम बात कर लें, पहले स्टेटमेंट की बात कर लें, दूसरे की बात कर लें, तीसरे की बात कर लें, तो पहला भी सही है कि जो आपकी कुमाऊं हिमालय है ये आपका सतलुज नदी से लेकर के पूरब में काली नदी तक फैला हुआ ऑफकोर्स, और आपका पंचाचूली पर्वतमाला यहाँ पर आपको मिलती है, ये भी सही है, तीसरा भी सही है। तो यहाँ पर तीनों बातें आपकी राइट हो जाएंगी डियर, मतलब कि तीनों बातें सही हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चौरासी नंबर का क्वेश्चन है और ये पूछा आपसे, विचार करना था आपको, बताना है सही। जैसे भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 5422.6 किलोमीटर है मुख्य भूमि तट सीमा रेखा की लंबाई। अब तो बढ़ गई है डियर, है ना, अब तो बढ़ गई है, ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है। तो पहला एकदम सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटीय लंबाई 132.0 किलोमीटर है। क्या ये गलत है? बिल्कुल ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखोगे अंडमान निकोबार की जो तटीय रेखा है ये 1962 है, 1962.0, तो ये गलत है। भारत की स्थलीय सीमा 17 राज्यों को छूती है, जो स्थलीय है वो 17 राज्यों को ही छूती है। कमेंट में आप बताओ कौन कौन से ऐसे 17 राज्य हैं जिसको वो छूती है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे। 85 नंबर देखो यहाँ पर अभिकथन है और कारण दे के रखा है, आइए एक एक करके बात करते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। जैसे 12 होता है, फिर 24 आप देखोगे, 6, 12, 24 इस तरीके से नॉटिकल माइल्स तक ये फैला हुआ होता है। तो पहला एकदम सही है, अभिकथन सही है। कारण है कि ऐसा इसलिए होता है कि भारत को इस क्षेत्र पर आंशिक अधिकार नहीं होता है डियर, यहाँ पर पूर्ण अधिकार होता है। क्या होता है? पूर्ण अधिकार होता है।
ठीक है, पूर्ण राइट होता है। तो ये आपका गलत है, कारण अभिकथन सही है, तो ए सही और आर गलत। ए सही है और परंतु आर गलत है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। कथनों पर विचार करना है और आपको सही चुनना है। जैसे पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है, बिल्कुल केरल में है, तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश में। माहे पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का भाग है जो तमिलनाडु में अवस्थित है। देखो यहाँ पर डियर अगर हम बात कर ले, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि माहे आपको केरल में मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, ये आपको तमिलनाडु में नहीं मिलता है, बल्कि कहाँ मिलता है, केरल में मिलता है। ओके डियर, तो ये गलत है। पुडुचेरी के सभी क्षेत्र पहले फ्रांसीसी उपनिवेश थे। देखो पहले जो था ऐसा देखने के लिए मिला, तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि ये बस्तियाँ अधिकतर उन्हीं लोगों की थी। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर भी हो। ऑप्शन नंबर बी में है 1, 3। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर, यहाँ पर पुडुचेरी क्षेत्र है और राज्य की सीमा। अब मैं चाहता हूँ, मैंने आपको बता दिया 87 का तो राइट आंसर आप इसमें देंगे कमेंट्स में, क्योंकि इससे अभी जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, जो आपका 86 नंबर का क्वेश्चन है, वो यही है। माहे, कराईकल, यमन, पुडुचेरी मुख्य रूप से भाग कहाँ पर है। ठीक है, तो माहे कहाँ पर बताया था हमने, केरल में है। यनम कहाँ पर है, कराईकल कहाँ पर है, ये तो आप सभी जानते हैं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है। क्वेश्चन है आपका 88 नंबर, देखिए। अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद संबंधित है। अब जो अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है प्यारे। तो ये जो आपका है, ये किसका है, ये जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना से इसको संबंधित रूप से रखा गया है, जो कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत हरित गृह जो गैसें हैं उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए लाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र जेल मामले में, मतलब कि षड्यंत्र जो मामला था उसमें जेल हुई थी, तो किसको हुई थी, कानपुर, जो आपका बोल्शेविक क्रांति हम कहते हैं, इसको बोल्शेविक क्रांति के रूप में जानते हैं। तो ये 1924 में घटित हुई थी और ऐसी स्थिति में गफ्फार अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और आपके नलिनी गुप्ता, ये इसमें शामिल थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त शब्द की बात कर ले, जिसको मणिग्रामम का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। जो मणिग्रामम होता है डियर, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये एक तरीके से समिति का स्थायी व्यापारी निकाय था, है ना। क्या था, एक व्यापारी जो संघ के रूप में इसको जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं मणिग्रामम। ऑप्शन नंबर सी, मणिग्रामम, व्यापारियों का संघ। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट है 91 नंबर। अब ये कह रहे हैं आपसे 91 नंबर में, दक्कन दर्रा दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। कोको स्ट्रेट म्यांमार को कोको द्वीप समूह और दक्षिण अंडमान के बीच स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप, मतलब कि आप देखोगे इमरल्ड आइलैंड कहा जाता है। अब 91 में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। देखो यहाँ पर अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, कोको जो स्टेट है म्यांमार को कोको द्वीप समूह और दक्षिण अंडमान के बीच अवस्थित है, तो यही गलत है आपका, है ना, यही गलत है, क्योंकि कोको स्ट्रेट जो है म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच है। ध्यान रखना कहाँ पर है, म्यांमार और नॉर्थ अंडमान। अंडमान, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 3, मतलब कि ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आपको भूआकृति दे के रखी हुई है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल प्रतिशत में, पर्वतीय क्षेत्रफल कितना है, पहाड़ी क्षेत्रफल कितना है, पठारी क्षेत्रफल कितना है, मैदानी क्षेत्रफल कितना है। तो बताओ इसका राइट आंसर। देखो एक एक करके बात करते हैं। अगर हम देखें पर्वतीय क्षेत्र की बात कर लें, तो पर्वतीय जो क्षेत्र होता है वो आपका 11% है, ऑफकोर्स ये बात सही है। पहाड़ी क्षेत्र को देखें तो पहाड़ी क्षेत्र आपका 18% है, ना कि 28% है।
पठारी क्षेत्र की बात कर लें, ये आपका 28% है, ना कि आपका 18% है। हाँ, मैदानी भाग जो है 43% है, क्योंकि जलोढ़ का क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलता है। तो 1 और 4 इसमें केवल 2 सही सुमेलित है ना, 2 सही सुमेलित हैं रेयर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है? मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, वगैरह वगैरह, है ना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। शिपकिला, रोहतांग रहती है हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाल की बात कर रहा है ना। नाथुला दर्रा, अरुण याकलिक, बपनी विजिट करो, सिकंदरनाथ, जलेबीला, बनिहाल दर्रा, है ना। तो ये जो पीर पंजाल श्रेणी है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये खासतौर पर बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो शी इसका राइट आंसर होगा, बाकी का आपको मालूम है ऑलरेडी। यहाँ पर पूछा आपसे सही, देखिए ये कह रहे हैं कि दक्कन ट्रेप क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से अपसादी प्रकृति की होती हैं। हाँ, ऐसा है कि वो लेयर बाय लेयर खासतौर पर बनती चली गई, तो ऐसा देखने के लिए आपको मिलता है। तो पहला जो है वो गलत है, ये क्योंकि लावा से बनी है, अपसादी चट्टानें नहीं है। ठीक है, एक आग्नेय चट्टान है, इसको आग्नेय चट्टानें कहते हैं। दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति क्रेस्टेशियस युग के अंतिम काल की ज्वालामुखी गतिविधियों से हुई है। तो ये बात सही है, क्रेस्टेशियस का जब अंतिम टाइम पीरियड था तब ये देखने के लिए मिला। दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बनने वाली मिट्टी को कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि दक्कन ट्रेप में ज़्यादातर जो सोयल पाई जाती है उसको ब्लैक सोयल कहते हैं। ठीक है, और इसी में कॉटन जो होता है उसका एग्रीकल्चर बहुत ही ठीक ठाक मुनाफे वाला होता है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। 95 नंबर में आपसे कह रहे हैं, क्या पूछा है देखिए, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि कथनों पर विचार करो और सही उत्तर का आंसर दे दो। जैसे चिनाब नदी का निर्माण चंद्र और भागा नदियों के संगम से होता है, बात सही है। तंडी नामक स्थान पर ये नदियाँ मिलती हैं और जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो अगर हम देखें वो असत्य है, क्योंकि तंडी नामक स्थान, ये नदियाँ जहाँ मिलती हैं जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पर बता रहे हैं? जम्मू कश्मीर नहीं, लाहौल स्पीति कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो सेकेंड गलत है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब देखो चिनाब नदी की हम बात कर लें तो ये सही है, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभिकथन है आपका क्या? दामोदर घाटी परियोजना में ताप विद्युत उत्पादन प्रमुख है, मतलब कि यहाँ से क्या होगा, ताप विद्युत के कारण यहाँ पर उत्पादन देखने के लिए मिलेगा, बात सही है। कारण ऐसा बता रहे हैं कि इसका मॉडल अमेरिकी टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। अब इसका कारण ये तो नहीं, ये तो एक डिजाइनिंग बता दिया, क्यों होता है ये कारण नहीं बताया। तो बात ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसकी ये सही व्याख्या नहीं करता है डियर। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा। दोनों सही हैं ए और आर, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन है आपका 97 नंबर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? देखो जो आपकी जल विद्युत परियोजना है अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है तो है कोपली जल विद्युत परियोजना। इसमें है कोपली, रंगा भी है, डिगरोग भी है, पाप भी है, लेकिन कोपली नहीं है। क्योंकि ये कोपली जो आपको देखने के लिए मिलती है, ये जो कोपली मिलती है ये आपको असम में मिलती है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है आपसे कि पीट या जैविक मिट्टी में निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं होती। अब देखो जो पीट मृदा होती है, अगर हम उसकी बात कर ले तो ये है दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, बात सही है। इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह काली व आप देखोगे भारी होती है, ये भी सही है। लेकिन यह क्षारीय प्रकृति की होती है, नहीं,
ये क्षारीय प्रकृति की नहीं होती है प्यारे, बल्कि ये लवणीय प्रकृति की होती है, अम्लीय। ठीक है, ये क्षारीय नहीं होती है, अम्लीय ज़्यादा होती है। ओके, तो इसका जो है बी गलत है, बाकी का ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है गलत, इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो इसका कौन सा है? बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया था? अभी देखो, मैं इसको पढ़ भी रहा था, इसके बारे में जानकारी भी मैंने जुटाई, तो ये पुराना ही है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2004-05 में स्टार्ट हुआ और स्पेशल जेंडर बजट को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने प्रमोट किया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने, तो इसको ध्यान में रखना रही है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2005 से 11 में आपको देखने के लिए मिलता है, 5 से 6 में, सॉरी। क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपको बताना है कहाँ पर है। जैसे अमलैंड में, हिंटरलैंड में, तो दोनों बातें सही हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं। अब खानों के क्षेत्र हैं, ये आपको बताना है कहाँ कहाँ पर क्या कंडीशन है। जैसे लैब्राडोर गर्त की बात कर लें तो ये सही है, कारा गांडावेशिन की बात कर लें तो ये गलत है, क्योंकि लोहा अयस्क खान क्षेत्र हैं, ये ध्यान रखना। सुपीरियर झील प्रदेश की बात कर ले, ये है, और टाम प्राइस जो हिल्स होता है ये भी आपका सही है। तो 1, 3, 4 इसमें होना चाहिए, 1, 3, 4 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिया कि मूल अधिकार बाद योग्य होते हैं, इससे तात्पर्य है क्या? मूल अधिकार तो हैं लेकिन ये बाद योग्य होते हैं। अगर हम देखें तो इनको लागू करवाने के हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है, इसलिए ये ऐसा करते हैं 32 के तहत आर्टिकल। स्टलाइजेशन प्रक्रिया होती है। अब देखो, स्टलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है डियर, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये प्रक्रिया खासतौर पर जल शुद्धिकरण की होती है। क्या होती है? स्टरलाइजेशन से जल जो होता है आपका मिनरल वाटर, इसको बनाया जाता है, पीने योग्य जल को खासतौर पर बनाया जाता है। अभिकथन है आपका, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। अब देखो, जब अगर आप व्यय में वृद्धि कर रहे हैं और आर्थिक मंदी के समय ऐसा कर रहे हैं तो कई चीज़ें इसमें होंगे। कारण है कि सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और पूंजी निर्माण में मदद करता है। कि ये बात सही है? तो देखो, ये बात भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही करता है, तो अभी कथन भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? बेतवा आप देखोगे, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है, एक प्रमुख नदी है। इसमें लगभग आप देखोगे झांसी से 25 किलोमीटर दूर, ठीक है, झांसी से 25 किलोमीटर दूर, नहीं, ये तो इससे थोड़ा दूर है, लेकिन जो इसमें नहीं लगती है सीमा, ठीक है, तो वो है आपका बांदा। बांदा डियर। क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर। बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों का सही कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। चंदेरी का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है, खानवा का युद्ध। देखो, बाबर सीधा आ, खाना खा, पानी पी, तो खानवा का युद्ध है। बाबर सीधा आ, खाना खा, पानी पी, चने की दाल, घर जा, तो 3, 1, 2 हो जाएगा, 3, 1, 2, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर चयन करना है। लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। जून 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन हुआ और राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है। बताइएगा 107 का राइट आंसर क्या है? देखो, 107 की अगर हम बात कर लें तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी, क्योंकि लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है और
जो जून 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन का गठन भी हुआ। राष्ट्रीय पैराशूट जो प्रशिक्षण कॉलेज है आगरा में स्थित है। तो ये भी बात सही है, तीनों सही हैं, तो मतलब कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश में बजहर नामक पर्व निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बजहर नामक पर्व है, लेकिन यूपी में ही होता है बजहर नामक पर्व। तो ये एक तरीके से उत्तर प्रदेश में बजहर नामक जो पर्व है ये थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। थारू जो होते हैं उनके द्वारा इसको मनाया जाता है। स्टॉक और प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक है, जबकि आय का एक प्रवाह है। शकलगत उत्पाद जीडीपी एक स्टॉक के चर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर नो की बात कर लें तो केवल इसमें एक सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो आपका जीडीपी होता है, राष्ट्रीय आय होता है, ये एक स्टॉक नहीं होता है डियर, ये एक प्रवाह होता है, कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 110 घाटे के प्रकार हैं, जैसे राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा है, प्राथमिक घाटा है। राजस्व घाटे में चालू आय और व्यय के बारे में बताया गया होता है। बात क्या हो जाती है आपकी, एकदम सही हो जाती है, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं आपसे राजकोषीय घाटा, ये सभी उधारी को संचय, मतलब कि उसको छोड़कर। प्राथमिक घाटा ब्याज देनदारियों के बिना राजकोषीय घाटे को ही कहते हैं, ठीक है, उसका ही एक प्रत्यक्ष रूप से मैं कहूँगा। तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर सही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 111वें नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। अब देखो वैश्विक प्रयास क्या क्या रहे। उन्होंने कई ऐसी पॉलिसी स्कीम्स को भी बढ़ावा दिया गया। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, मानव पर्यावरण सम्मेलन के रूप में उसको मनाया गया। तो यहाँ पर क्या है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र नहीं, मानव पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। कब था? 1972, 1972। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। चलिए 112 जब एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक और निरंतर परिवर्तन होता है और दोनों के बीच में प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती, तो इसे सबसे अच्छे तरीके से किससे वर्णित किया जाता है, यह आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसको कहते हैं इकोलाइन। क्या कहते हैं? इकोलाइन के रूप में कहते हैं। इसकी परिभाषा आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका 113 नंबर। देखिए ये कह रहे हैं उपयुक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? पर्णपाती कौन से होते हैं? जिनके पत्ते गिर जाते हों। जैसे पहला, अगर हम बात कर लें पहले की, ये कह रहे हैं बांस या फिर बम्बूशा, जो आपका ये नहीं होता है, सहतूत है, ठीक है, अबनूश है, जिसको डायस्पोरा एवेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो दो इसमें राइट है शेर, ठीक है, क्योंकि बांस के पत्ते वगैरह ऐसे नहीं है कि जड़ जाएंगे, है ना, तो इसको ध्यान में रखना। अब 114 है, यहाँ पर भी अभिकथन है। जैसे अभिकथन है, हीमोग्लोबिन मानव शरीर में ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए आवश्यक है, हीमोग्लोबिन, और इसका ये महत्वपूर्ण एक कार्य भी होता है। और ऐसा इसलिए होता है, कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, बात सही है, जिसमें ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षण होता है। अब ये नहीं है, ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के प्रमुख पर्वत तथा उनकी चोटियाँ जो रही हैं उन पे आपको बताना है। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट्स करें, ठीक है, आप कमेंट्स करें। चोटियाँ हैं, पर्वत हैं, यहाँ पर सर्वोच्च चोटी है, कास्टे रेंज है, ड्रेक्सनबर्ग है, अपिनी है, रॉकी है, ये तो सब पता ही है, तो बता दो इसके बारे में। क्वेश्चन है 116 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित करके इसमें संरक्षण आगार और समुदाय आगार को जोड़ा गया? तो ये जो हुआ था 1972 के बाद में, वो कब हुआ था? 116 की बात यहाँ पर हो रही है, तो 116 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2002, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए क्वेश्चन देखिएगा 17। कौन सा ये से भारत माला परियोजना के अंतर्गत शामिल है? भारत माला के सीमा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़क, तटीय बंदरगाह सड़क, आर्थिक गलियारा सड़क और दूर संचार संपर्क सड़क। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 117 में जो है वो राइट आंसर चौथा गलत है। दूर संचार संपर्क सड़क की बात यहाँ पर नहीं होती है, चौथा गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा तो पहला दूसरा तीसरा सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन है 118। प्रदूषक दे के रखे हैं, प्रभाव यहाँ पर दे के रखे हैं, तो बड़ा ही ईजी सा है 18 नंबर का। मैं चाहता हूँ कि आप इसका कमेंट्स में करेक्ट आंसर दें। आप कहोगे सर कमेंट्स में आंसर पूछ रहे हैं, बिल्कुल ईजी से है। जैसे कैडमियम है, बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फ्लोरोस कब से कैसे होता है ना, ये आपको बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभिकथन है आपका ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक तत्वों के चरण में प्राथमिक उत्पाद और अवघटकों की विशेषता भूमिका होती है। क्योंकि ऐसा इसलिए है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में प्रवेश द्वारा पर प्राथमिक उत्पाद और निकास द्वारा अवघटक हैं। तो ये आपको बताना है इसमें जो राइट है। देखो इसमें करेक्ट आंसर आप देखोगे अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, क्योंकि ये एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में प्रवेश द्वारा प्राथमिक उत्पाद और निकास द्वारा पर एक अवघटक के रूप में होता है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 120 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, क्योंकि वायु के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वायु की गति को लेकर के। जैसे ये कह रहे हैं आपसे कि वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान से स्वतंत्र होती है। दूसरे में कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर पूर्ण आर्द्रता भिन्न होती है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। देखो पहला है वायु की जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता है उसके तापमान से स्वतंत्र होती है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वायु की जल धारण क्षमता करने की क्षमता जो होती है तापमान पर ही निर्भर करती है। अगर टेम्परेचर उसकी हाईली हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो आप पाओगे कि चीज़ें कम है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है प्यारे, है ना। पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? बी इसका 120 का राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे सही पूछा था, है ना, आपसे सही ही पूछा जा रहा है। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन पहले इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए रिफ्रेश हो गया। 121 नंबर का क्वेश्चन देखो, अब कंटिन्यूसली चलेगा। 121 में कह रहे हैं कि किस गैस को वैश्विक तापमान में योगदान देने वाली ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। देखो सबसे ज़्यादा तो मीथेन को माना जाता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसके अंतर्गत आती है, नाइट्रस के ऑक्साइड भी आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है। वैसे तो अगर हम देखें इसमें सभी गैसें ऐसी हैं जो इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो 1 2 3 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन है आपका 122। निम्नलिखित देशों पर विचार करूं और पूछा कह रहा है उपयुक्त में से कितने देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC के साथ भूमि साझा करते हैं। अब देखो डियर, मैंने हमेशा आपसे कहा है, मैं थक गया हूं कहते कहते कि अगर आपको फ्री के नंबर लेने हैं तो आप मैपिंग को थोड़ा सा देख लो, 2-4 दिन देख लो भाई, मैपिंग को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। ये एटलीस्ट पता हो कि अगर हम बात कर लें DRC ये कहाँ पर है, कौन कौन से देश इसके साथ में सीमा साझा करते हैं, तो आप बहुत अच्छे वे में इसका आंसर देने की स्थिति में आ जाते, है ना। अब ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ प्रॉब्लम होती। तो देखो जब DRC की बात करते हैं
तो केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य आता है, दक्षिण सूडान आता है, तंजानिया आता है, ज़ामीबिया आता है। तो ये सब हो जाएंगे, है ना, ये सब हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी चारों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित इकाइयों पर विचार करो या कथनों पर विचार करो। कितनी इकाइयाँ जैविक संदूषक हो सकती हैं? हो सकती हैं, एक संभावना व्यक्त करता है। जीवाणु है, कवक है, माइट्स है, परागण। तो ये सभी होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो सभी होना चाहिए ये, ठीक है, जैविक संदूषक। हाँ, अगर वायरस होता तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता, है ना। तो यहाँ पर सभी सही है, मतलब कि डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 124 नंबर। लेंस दर्पण दे के रखा है, उसके उपयोग हैं, जैसे अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है ना। यहाँ पर देखो, जैसे अवतल है ये सौर भट्टी में, उत्तल दर्पण है पश्च जो दृश्य दर्पण है, अवतल लेंस है दरवाजे की जासूसी छेद होते हैं, और उत्तल लेंस है आवर्धक कांच होता है। बताओ कितने सही सुमेलित हैं 124 में? 124 में जो अवतल लेंस होता है दरवाजे में जासूसी छेद के रूप में काम करता है, डॉक्टर के पास होता है। उत्तल लेंस जो हमारा हैंडल होता है बाइक का, ठीक है, और जो गाड़ी है उसके साइड में लगा हुआ मिरर जो होता है वो आवर्धक कांच का, ठीक है। अवतल जो दर्पण होता है वो सौर भट्टी, और उत्तल दर्पण पश्य दृश्य आप देखोगे दर्पण होता है। तो सही सुमेलित पूछा था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 125। देखिए, भारतीय संविधान को जीवित दस्तावेज कहे जाने का कारण क्या है? ये आपसे पूछा गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया है, पीसीएस ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मैं चाहता हूँ आपने भी ऑलरेडी ये पीवाईक्यू में लगाया होगा, बता दीजिएगा 125 का राइट आंसर कमेंट्स में। मैं 26 की तरफ बढ़ता हूँ। कथनों पर विचार करो और यहाँ पर आपसे असत्य चुनना है। क्या चुनना है? असत्य बोले तो गलत। फरवरी 2025 में भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कॉम्पेबिलिटी सेंटर मतलब कि जीसीसी नीति 2025 का अनावरण किया गया। इसका अनावरण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। आपको बताना है डियर यहाँ पर असत्य। क्या बताना है आपको? यहाँ पर असत्य बताना है, मतलब कि गलत बताना है प्यारे। चलो देखो, इसमें गलत है, दोनों बातें एकदम सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सत्य पूछा ना, दोनों सत्य हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 127 की बात कर लें। मार्च 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन व्राह का उद्देश्य है। ऑपरेशन जो ब्रह्म चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, ये खासतौर पर म्यांमार में आए शक्तिशाली जब भूकंप था और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए इसको बढ़ावा दिया गया। तो 127 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपको बताना है कि ऑपरेशन सिंदूर किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन सिंधु किससे रिलेटेड है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपका स्क्रीन पर है 128 नंबर। सही सुमेलित नहीं पूछा है, सम्मेलन है और यहाँ पर स्थान है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ पर था? बायो जो फेज है 2025 कहाँ पर था? प्रकृति 2025 नई दिल्ली में था क्या? और गल्फ फूड 2025 अबू धाबी। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा? नहीं पूछा है आपसे, गलत पूछा है। देखो, अगर हम बात कर लें गल्फ फूड की, जो ये 2025 में हुआ था, तो ये कह रहे हैं अबू धाबी। नहीं, ये अबू धाबी नहीं था डियर, ये आपका दुबई था। क्या था? दुबई। ध्यान रखना इस चीज़ को, दुबई था। बाकी का ए सही है, बी सही है, सी सही है, लेकिन डी आपका गलत है। तो डी इसका राइट आंसर। आपसे गलत ही पूछा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये पुरस्कार सम्मान है और व्यक्ति हैं, किस किस को क्या क्या मिला है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको मिला? व्यास सम्मान 2024, सरस्वती सम्मान 2024, साहित्य अकादमी हिंदी सम्मान 2024 किस किस को मिला है। देखो, जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2024 का विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ये विनोद कुमार शुक्ल, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। व्यास सम्मान 2024 की अगर हम बात कर लें तो ये सूर्यवाला को मिला है, इसका हो जाएगा 3 नंबर। सरस्वती सम्मान 2024 की अगर हम बात कर लें तो ये मिला है आपको साधु भूपेंद्र दास को, 4 नंबर। और साहित्य अकादमी हिंदी सम्मान पुरस्कार जो मिला है 2024 का गगन गिल को मिला है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1। तो देखते हैं इसका राइट आंसर 2, 3, 4, 1।
2 3 4 1, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर। चलो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन अप्रैल 2025 में हो गया। मनोज कुमार का निधन हुआ 2025 में। अब पूछ रहे हैं आपसे कौन सा कथन सत्य है। वर्ष 1992 में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन है? अभिनेता मनोज कुमार। ठीक है, मनोज कुमार। देखिए अगर हम बात कर लें इसमें करेक्ट आंसर की, तो पहला जो है ये आपका एकदम सही है। दूसरे की अगर हम बात कर लें, दूसरा यहाँ पर आपका असत्य है, क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में नहीं मिला था डियर, इनको 2015 में इनको ये मिला था। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। तो आपसे सत्य पूछा था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वावलंबनी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो जैसे मैंने ये शब्द पढ़ा स्वावलंबनी कार्यक्रम, तो मेरे दिमाग में रिकॉल आया, मैंने ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं आपको करवाया है, और मैंने इस कार्यक्रम को करवाया, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ। फरवरी 2025 में इसका प्रारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से किया गया। ध्यान रखना, जो स्वावलंबी कार्यक्रम है ये कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के तहत है, तो पहला गलत है। किसके द्वारा है? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। ओके, तो पहला गलत है। इसका प्रारंभ पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मेघालय और असम में किया गया, तो ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में स्विस कंपनी, मतलब कि जो आपकी IQ एयर ने अपनी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की। इस रिपोर्ट पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इस रिपोर्ट में आप देखोगे मायाग्यूज प्यूर्टो को सबसे स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर वर्नीहाट मेघालय में स्थित है। आपको बताना है 132 में राइट आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों बातें एकदम सत्य हो जाएंगी, पहला दूसरा दोनों सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि रिपोर्ट में ये बताया गया विश्व का सबसे प्रदूषित जो शहर है वर्नीहाट है, और कहाँ पर है? मेघालय, भारत में है डियर, इंडिया में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नवीन नियुक्ति है और व्यक्ति है, ये कौन कौन है, कहाँ कहाँ पर कैसे इनकी नियुक्ति की गई है। जैसे नवीनतम नियुक्त व्यक्ति हैं, जैसे विदेशी मंत्री हैं कनाडा में, तो ये संजय जायसवाल के रूप में इनको रखा गया है। नहीं, अनीता आनंद हैं। कौन है? अनीता आनंद, तो ए का हो जाएगा 2 नंबर। अक्षय जो आपके प्राक्कलन समिति है, ये प्राक्कलन समिति है, संजय जायसवाल है, तो संजय जायसवाल यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 और 1 कहाँ पर है? अच्छा 2 में है। जो आपके है चांसलर जर्मनी, तो चांसलर जर्मनी को जो रखा गया है ये है फ्रेडरिक मर्ज। कौन है? फ्रेडरिक मर्ज, तो ये 4 आ जाएगा। तो 2 1 4 देख लो, 2 1 4 2 1 4 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात कर लें तो आशीष खन्ना है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है आपका 134 नंबर। दिसंबर 2024 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब देखो इनको जो सम्मान किया गया था ये वर्ष 2024 में गुजरे हैं, और 2002 में इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो शांति का इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए 35वां नंबर देखो। हाल ही में दिवंगत हुए व्यक्तियों और उनसे संबंधित क्षेत्र में कौन सा एक आप देखोगे बेमेल है? जैसे तुलसी गोंडा है, ये पर्यावृत्त बता रहे हैं। रमाकांत रथ हैं, साहित्यकार। श्याम वेनेगल हैं, सिनेमा। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम है, राजनीति। तो बताइएगा इसमें से कौन सा है? देखो इसमें जो बेमेल है, मतलब कि गलत पूछा है, असत्य है, गलत है, तो है डी। क्योंकि डॉक्टर राजगोपाल जो हैं ये आपके गोपाला, ये परमाणु विज्ञान से संबंधित हैं, राजनीति से नहीं। किससे हैं?
परमाणु विज्ञान से संबंधित हैं, राजनीति से नहीं है। तो डी इसमें राइट आंसर आएगा। 136 को देखिएगा। वर्ष 2025 में के प्रथम नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन में निम्नलिखित पर विचार करो। इस सम्मेलन का आयोजन कारवार कर्नाटक में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या। देखो, पहला जो स्टेटमेंट है एकदम सही है, परंतु दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने नहीं किया था, बल्कि रक्षा मंत्री ने किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो सेकंड गलत है, पहला सही है, ये इसका राइट आंसर आएगा। 137वां देखो, वैश्विक रिपोर्ट पूछी है और भारत का स्थान आपसे पूछा है। जो आपका ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 का है, भ्रष्टाचार सूचकांक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2025 का है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो, वैश्विक जो खुशहाली रिपोर्ट है, इसमें भारत का स्थान 118वां रहा है डियर, तो इसका आएगा एक 4। भ्रष्टाचार की अगर हम बात कर लें तो भारत में 96 नंबर पर रहा है भारत भ्रष्टाचार के मामले में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर लें तो इसमें जो है आपका 85वां स्थान रहा है। सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है, आई थिंक मलेशिया है या फिर इंडोनेशिया, इसमें से है। तो ये जो हेनले पासपोर्ट है इसमें कितना है, 85 है ना, 85 है तो 2 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात कर लें तो 3 आ जाएगा, 14वें नंबर पर इंडिया आता है। 4 1 2 3 4 1 2 3 20 का राइट आंसर है। गला एकदम से ऐसे हो जाता है डियर, बोलते बोलते सूख जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 138 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, मतलब कि गलत है, ये आपको बताना है कौन सा गलत है। वीडियो को पोस्ट करो और बताओ। देखिए इसमें गलत पूछा आपसे, जैसे भारत का पहला वन्यजीव जो बायो बैंक है ये दार्जिलिंग में है, बात एकदम सही है। भारत का पहला सफ़ेद बाघ जो प्रजनन केंद्र है रीवा में, ये भी सही है। भारत का पहला द्विमुखी जो सौर संयंत्र है ये भी दिल्ली में, ये भी सही है। भारत का पहला कांच का जो पुल है ये हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि ये कांच का जो पुल है इसको ग्लास ब्रिज कहते हैं और ये कन्याकुमारी में है। ध्यान में रखना, कहाँ पर है, कन्याकुमारी। कौन मारी, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी जम्मू एंड कश्मीर, नहीं जम्मू कश्मीर नहीं, सॉरी, तमिलनाडु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इसमें गलत है, बाकी के सब सही हैं, तो आंसर ही डी है। सही आपको बताना है, यहाँ पर कथन को चुनना है। फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को देश का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। गवई थे, ठीक है, ये बात सही है। तो अब तो बदलते रहते हैं, ये तो बदल ही रहे हैं हमेशा से, तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं अभी तक तो, ठीक है। तो सी आ जाएगा यहाँ पे। 140 नंबर का क्वेश्चन देखो, अभिकथन है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए नया संकेतक न्यूनतम आहार विविधता MDD को स्वीकार किया गया। कारण है कि इसका उद्देश्य वर्ष 2028 तक शून्य भुखमरी को प्राप्त करना है। आपको क्या लगता है ये कर सकते हैं 2028 तक, ऐसा है क्या? नहीं, कब तक है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स की बात हो रही है, सतत विकास की बात हो रही है, तो 2030 की बात होती है, 28 की नहीं होती है। तो कारण ही गलत है, यहाँ पे कारण गलत है, आर मतलब कि गलत है, तो ए सही है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है आपका 141 नंबर, कौन विश्व शोर रिपोर्ट श्रृंखला प्रकाशित करता है? तो कौन प्रकाशित करता है? इट इज इजी एंड पीजी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शोर जो गठबंधन है वही आपका करता है, जो 2022 में पहली बार ये शुरू की थी इसने रिपोर्ट अपनी, है ना, तो ये ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा।
भारत में आयात पर निम्नलिखित में से कौन सा या से कर लगाए जाते हैं? जैसे सीमा शुल्क होता है, IGST, CGST, है ना, तो बताइएगा कौन सा लगाया जाता है। देखो, हम जब भी किसी माल का वस्तु का आयात करते हैं तो उसमें दो लगाते हैं। एक तो होता लगाता है सीमा शुल्क है, पहला सीमा शुल्क लगते हैं, और दूसरा लगाया जाता है जो IGST होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाता है तो इंट्रा GST कहते हैं, गुड सर्विस टैक्स। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स है वो नहीं लगता है डियर, तो तीसरा गलत है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक और दो क्वेश्चन है आपका 43 नंबर 100। हाल ही में निम्नलिखित किस देश द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्ति को 10 साल रेजिडेंस प्रदान करने हेतु ब्लू वीज़ा प्रणाली का पहला चरण पेश किया गया? तो किसने किया है? जो ब्लू वीज़ा आपका प्रणाली है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो स्टार्ट किया गया है UAE के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? UAE के द्वारा पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को 10 साल रेजिडेंसी प्रदान करने हेतु ब्लू वीज़ा प्रणाली को स्टार्ट कर दिया गया है, ब्लू वीज़ा सिस्टम। ऑपरेशन है यहाँ पर, अभियान आपको देके रखे हुए हैं, बढ़िया। देखिए, इंद्र 2025, सिली नेक्स्ट, खंजर 12, सूर्यग्रहण 2024। चलिए एक एक करके बात करते हैं। इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच में था। इंद्र 2025 भारत और रूस 1-2। सिली नेक्स्ट की बात कर लें, ये भारत श्रीलंका के मध्य है, तो इसका आ जाएगा। तो 2-1 देखो कहाँ पर है, अच्छा 2-1 ज़्यादा में। उसके बाद है खंजर, जो है आपका ये भारत किर्गिस्तान के बीच में है, इसका 4 आ जाएगा सी का। 2-1-4 कहाँ पर है? 2-1-4। फिर उसके बाद में 3 आएगा ही, सूर्यग्रहण 2024, ये है भारत नेपाल, तो ये 3 आ जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर है प्यारे। क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 45 नंबर का क्वेश्चन देखो। 100 फरवरी 2025 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, मतलब कि IRDA द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? ये जो समिति गठित की गई थी, ये 100% इसको बढ़ाया करना था, और दिनेश जो आपकी खारा समिति थी, इसकी ये रिकमेंडेशन थी। तो ऑप्शन नंबर डी है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक फ्यूज के पीछे का तंत्र निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित होता है, ये जूल का और तापमान का जब इस पर नियम लगता है उसके ऊपर ही ये काम करता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये फिजिक्स से क्वेश्चन था। कराधान प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कार्बन उत्सर्जन पर कर लगता है, विलास वस्तुओं पर कर, तंबाकू शराब जैसी हानिकारक वस्तुओं पर कर लगता है। तो इसको कराधान कहते हैं, एक को करापात कहते हैं। उपयुक्त में से किसे पिगोवियन कर माना जाता है? पिगोवियन जो कर होता है डियर, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये जो आपका है, जैसे तंबाकू शराब जैसी हानिकारक वस्तुओं पर होता है, कार्बन उत्सर्जन पर जो टैक्स लगता है ये आता है, लेकिन विलासिता वस्तुओं पर जो होता है ये नहीं आता, क्योंकि इस पर जो कर होते हैं आमतौर पर इसको पिगोवियन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, क्योंकि उनका जो उद्देश्य होता है बाजार की विफलताओं या नकारात्मक बाधाओं उसको संबोधित करना नहीं होता। इसके बजाय ये कर मुख्य रूप से राजस्व संग्रहण या फिर धन पुनर्वर्तन के लिए होते हैं। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है, तीसरा सही है। आंसर हो जाएगा सी। 48 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन से भौतिक रूप या मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? जैसे रॉक आप देखोगे, पेडस्टल्स होता है, यारदांग है, मेसा है, दुही पर्वत है। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या है? चलो एक एक करके बात करते हैं। जो रॉक पेडस्टल होता है ये इसके अंतर्गत आता है ऑफकोर्स। उसके बाद में जो आपका यारदांग होता है ये भी आता है, लेकिन द्वी जो दीप पर्वत है ये भी आता है, लेकिन मेषा इसके अंतर्गत नहीं आता है डियर, ध्यान रखना। ठीक है, जो इंसलबर्ग है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। मेसा जो है ये पवन और जल दोनों द्वारा क्षरण होता है, तो ये गलत है। तीसरा, जहाँ 3 नंबर है उसको कट कर दो, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कथनों पर विचार करना है, सत्य आपको चुनना है। अप्रैल 2025 में लघु कहानी संग्रह
हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? दूसरा है, यह कहानी संग्रह कन्नड़ लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया है। अब बताइए 149 का राइट आंसर क्या? देखो एक एक करके बात करते हैं। पहला जो है एकदम सही है, क्योंकि ये लघु कहानी है और संग्रह हॉट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो शॉर्ट लिस्ट किया गया। दूसरा जो है ये गलत है। ये कहानी जो है अगर हम देखें, लेखिका जो कार्यकर्ता एक वकील बानू मुस्ताफ द्वारा लिखी गई है, ठीक है, और गीतांजलि के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा है? बानू मुस्ताक के द्वारा, है ना। दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ए इसका राइट आंसर है। आइए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में गठित समिति आयोग तथा उनके कार्यों और युग्मों पर विचार करें। जैसे भारत खेड़ा समिति, विजयत पांडा समिति, M.K. जैन समिति, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार समिति। तो देखो इसके बारे में आपको बताना है और 150 का राइट आंसर आपको कमेंट्स भी करना है, ठीक है। 150 का राइट आंसर भी आपको करना है, ठीक है। कौन सा बेमेल है, गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स देना है डियर। अब ये था आपका टेस्ट नंबर जो 1 था, वो फाइनली आप कंप्लीट हो जाता है। इसी में आपकी आंसर की है डियर, ये आगे आंसर की आपको मिल जाएगी ऐसे, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये इसकी आंसर की है ना, तो इस आंसर की से आप इसके आंसर भी देख सकेंगे। तो डियर ये था आपका टेस्ट जो था, टेस्ट नंबर पहला, ठीक है, ध्यान आइए इसका। आज की क्लासेस में प्यारे स्टूडेंट्स इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं इसके टेस्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं टेस्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।